गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का पहला आर्टिकल आधार से रिलेटेड है। रिसेंटली मोडी ने एक इन्वेस्टर रेटिंग एजेंसी है मोडी ने एक डेटा रिलीज़ किया है कि आधार अनरिलायबल इन हॉट एंड ह्यूमिड इंडिया। मतलब क्या इन्होंने ये चीज़ बताई है कि आधार का डेटा जो है बहुत सारे लूप होल बताएं। जैसे पहला, आधार जो डेटा मैनेज करता है वो एक ही एजेंसी के द्वारा मैनेज किया जाता है, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा है इसमें मल्टीपल एजेंसी नहीं है। आधार सिस्टम फेसेस हर्डल इंक्लूडिंग बर्डन स्टेबलाइजिंग अथोराइजेशन। मतलब इसमें बर्डन भी है, अथोराइजेशन का जो अथोराइजेशन होता है उसको स्टेबलाइज करने में भी दिक्कत आ रही। देखो ये लिखा हुआ है, सिंगल एंटिटी कंट्रोल यूज़र आइडेंटिफिकेशन क्रेडेंशियल डिस्पोजेज द डेटा ऑफ इंटरनल एंड थर्ड पार्टी प्रोफाइलिंग। तो मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ये है कि आधार का डेटा जो बायोमेट्रिक डेटा है और अदर डेटा है वो कभी भी लीक हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे, आधार क्या है, कैसे ये आया। देखो आधार के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। आधार एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आपको याद रखना है कि आधार जो होता है, आप कभी भी ये मत सोचिए यूपीएससी आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगी या बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगी। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि आधार जो है वो 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। 12 डिजिट होते हैं, 4 ऐसे 3 भाग में बटे हुए 4 4 होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। 3 भाग में बटे हुए 4 4 हो सकते हैं। तो यूपीएससी ऑप्शन डाल सकता है आधार एक 16 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वहीं गलत हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद होना ही चाहिए अपने आधार कार्ड में। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें उसे ध्यान से देखना चाहिए कि इसमें दिया क्या है, हमारी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। देखो इस न्यूज़ में आपको लगता होगा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैं आपको बताऊंगा देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आधार 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इशूड किया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा, और ये आइडेंटिटी प्रूफ भी सर्व करता है। ठीक है, मतलब आप इसको आइडेंटिटी प्रूफ की तरह यूज़ कर सकते हो, इसको डोमिसाइल की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप डोमिसाइल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। डोमिसाइल का बताने का मतलब मेरा पर्पज़ ये है, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी जिसमें बताया गया था कि आप आधार को क्या सिटीजनशिप की तरह यूज़ कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया था कि आप सिटीजनशिप की तरह इसको यूज़ नहीं कर सकते। एज अ सिटीजनशिप ये नहीं यूज़ किया जा सकता। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने बताया, इसे डोमिसाइल की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, आप इसे एज अ आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दोनों होती है। बायोमेट्रिक का क्या मतलब है, आपके आइरिस प्रूफ लिया जाएगा, आंखों का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। और डेमोग्राफिक तो आप जानते ही हैं, जो सेंसस से लिया जाता है। देखो आप ये चीज़ जान लो, सेंसस जब ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें केवल डेमोग्राफिक डेटा होती है। ठीक है, सेंसस में। जबकि जो आपका रिसेंटली अभी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हुआ NPR, उसमें बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा दोनों होता है। तो इसी तरह से आधार में भी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा दोनों ही होता है। ये चीज़ आपके लिए जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये 2009 में इनिशिएट किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था, और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपने जाना। मगर अब देखो पांचवी चीज़ क्या है कि ये कुछ सर्विसेज में मैंडेटरी है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैंडेटरी है
या फिर वॉलेंट्री है। तो मैंडेटरी का मतलब है कि कंपलसरी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर राशन की शॉप पे जाते हैं तो राशन कार्ड होल्डर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए या फाइनेंशियल फैसिलिटी के लिए आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार इशू करना मैंडेटरी कर सकती है। मगर इसमें लूप होल इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे अनाज देने से मना ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 4-5 चीज़ें हमने जानी कि 12 डिजिट नंबर होता है, आइडेंटिटी प्रूव के लिए यूज़ कर सकते हैं, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा होती है, 2009 में लॉन्च किया गया। अब थोड़ी सी डिटेल आप UIDAI के बारे में जान लीजिए। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टेचुटरी बॉडी है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि स्टेचुटरी बॉडी का मतलब है कि किसी लॉ के तहत बनाई गई है। मैंने आपको पहले भी बताया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होता है, जबकि स्टेचुटरी बॉडी वो होती हैं जिसका लॉ में जिक्र होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं होता है। इसको जो है ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT मतलब मीटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पेनाल्टीज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो सब हम इलोबरेटली नेक्स्ट लेक्चर में जब इसके इफ़िशिएंट नोट प्रिपेयर कर लेंगे तब आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई भी आर्टिकल हमारे द्वारा छोड़ा नहीं जाता है। पूरी रिसर्च करने के बाद R&D टीम के द्वारा पूरी रिसर्च करने के बाद हम उसको पूरा डिस्कस करते हैं आपसे, कौन सी कमेटी के थ्रू आया, किसके थ्रू आया। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट कर पाएँ और यूट्यूब की एल्गोरिथम में हम आ सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है इंडियन ओशियन डाइपोल और अनलिनो के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। हम इसको एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, आपको इसको टाइम थोड़ा लग जाएगा, मगर आपकी जो दुविधा है, जो परेशानी है इंडियन ओशियन डाइपोल से और अनलिनो से, वो आज क्लियर हो जाएगी। देखो अनलिनो क्या है, पहले ही फर्मली स्टेबलाइज हो चुका है पैसिफिक ओशियन में। अनलिनो क्या होता है, मान लेते हैं, आगे नीचे से पिक्चर के साथ इसे डिस्कस कर लेते हैं। अल नीनो क्या होता है, ये हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है और ये हमारा रहा, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। इधर अगर अर्जेंटीना आप बना दो तो यहाँ पर कहीं हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। नॉर्मल टाइम में क्या होता है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन वार्मर रहता है, ठीक है, हल्का सा वार्म रहता है, और जबकि ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन जो है हल्का सा गर्म रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मानसून की जो एक्टिविटी होती है इंडियन ओशियन में बढ़ती है, और इंडियन ओशियन में बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ गुड मानसून प्राप्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को बेनिफिट होता है। देखो ये एरिया वार्मर हो जाएगा और ये एरिया जो है ये एरिया कूलर हो जाएगा। तो हवाएं जो होती हैं वार्म मतलब कूल से गर्म की तरफ चलती हैं, मतलब ठंडे से गर्म की तरफ चलती हैं। तो जब ये हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर अफ्रीका से टकराती हैं, ये अफ्रीका से टकरा के ऐसे टिल्ट होती हैं जिससे हमारे साउथ वेस्ट मानसून को मदद मिलती है और हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी बारिश होती है। ये नॉर्मल टाइम की बात हो गई। जब ला नीना होता है तो ला नीना की कंडीशन में ये ज़्यादा कूल हो जाता है, ये एक्सट्रीमली वार्म हो जाता है। ठीक है, जब ये एक्सट्रीमली वार्म हो जाता है तो ये हवाएं चलती हैं। तो इंडियन ओशियन में जो ईस्ट पोर्शन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है और हमारे यहाँ गुड मानसून होता है। कभी कभी आपने सुना होगा डबल डिप ला नीना, सिंगल डिप ला नीना, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे। तो ये वर्ड क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि डबल डिप ला नीना में क्या होता है, कभी कभी अल नीनो की कंडीशन नहीं आ पाती। देखो अभी मैंने आपको अल नीनो नहीं समझाया है। अल नीनो क्या होता है, देखो ये अपना वेस्टर्न, ये जो एरिया है ये जो है वेस्टर्न पैसिफिक है, और यहाँ पर अगर ये अफ्रीका है और ये मैंने आपको बताया इधर कहीं ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। तो अल नीनो में क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है
और हॉट होने की बजाय ये एरिया ठंडा हो जाता है, ये सारा एरिया जो है ठंडा हो जाता है। इस ठंडे होने की वजह से क्या होता है, हवाएं जो होती हैं हमारे इंडियन ओशियन की तरफ नहीं चल पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है और हमें ड्राउट की कंडीशंस देखने को मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया के रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, या फिर अफ्रीका में, या फिर हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये अल नीनो की पोजीशन थी। देखो आप इसे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, अल नीनो इज ऑलरेडी फर्मली स्टेबलाइज इन पैसिफिक ओशियन दिस ईयर। मतलब कह रहा है कि अल नीनो फर्मली स्टेबलाइज हो गया है, इसके इंडिकेटर हमें देखने को मिल गए हैं। ठीक है, पॉजिटिव आईओडी डेवलप इज आल्सो बीइंग फोरकास्टेड बाय डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल एजेंसी। मतलब कह रहे हैं कि पॉजिटिव आईओडी जो है वो बन चुका है। देखो पॉजिटिव, अभी आईओडी समझाता हूँ मैं तुम्हें। इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको एक एक चीज़ बहुत धीरे धीरे समझना पड़ेगी। आईओडी इज डिफाइंड बाई डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशियन। मतलब कह रहे हैं इंडियन ओशियन डाइपोल जो होता है वो हमारे, ये देखो ईस्टर्न, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा ईस्टर्न ओशियन है और ये वेस्टर्न ओशियन है। तो कह रहा है इसके में सी टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल कहते हैं, डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर। अब रिलेशन देख लो, मैं अभी आईओडी आपको पूरा समझाऊंगा कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है और निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है। पहले हम इसको कवर कर लेते हैं आर्टिकल को। देखो बता रहा है कि रिलेशन क्या है, अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन में और इंडियन ओशियन डाइपोल में। देखो क्या है, कह रहा है एयर सर्कुलेशन इन इंडियन ओशियन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, एंड अपोजिट डायरेक्शन एट द अपर लेवल। मतलब कह रहा है कि हमारे इंडियन ओशियन में नॉर्मल टाइप में क्या होता है कि हवाएं जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं, और इसके अपर एरिया में, मतलब ये हमारा इंडियन ओशियन है, अगर ये इंडिया है तो इसका अपर एरिया ये हो गया। तो अपर एरिया में क्या होता है, ईस्ट टू वो वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं वैसे, और अपर एरिया में ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं। ठीक है, इन नॉर्मल ईयर क्या होता है, वार्म वाटर फ्रॉम द वेस्ट पैसिफिक क्रॉस ओवर द इंडियन ओशियन एंड मेक द एयर राइज एंड स्ट्रेंथन द एयर सर्कुलेशन। देखो वही बात आ गई, क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में वार्म वाटर बनता है नॉर्मल टाइम में। मैंने आपको अभी बताया था, एक कंडीशन समझाई थी कि नॉर्मल टाइम में ये वार्म वाटर रहता है, और ये वार्म वाटर क्या करता है, इंडियन ओशियन को क्रॉस करता है, और यही इंडियन ओशियन को क्रॉस करने के बाद, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करने के बाद हमारे यहाँ अच्छा मानसून प्रोवाइड कर पाता है, मतलब अच्छी स्ट्रेंथफुल एयर सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, मगर फिर क्या कह रहा है कि अल नीनो के टाइम में वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक इज कूलर देन नॉर्मल। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वो अल नीनो के टाइम पर कूलर हो जाता है, और क्या करता है, बिकॉज इंडियन ओशियन साइड गेट कूलर एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। मतलब कह रहा है जब अल नीनो की कंडीशन होगी तो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल बनेगा। देखो कैसे, अब ये चीज़ समझो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है मगर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या होता है, अल नीनो के टाइम पे मैंने बताया कि आपको ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता। मैंने बताया अर्जेंटीना वाला जो रीजन है, जो अर्जेंटीना मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा एक कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। ये तो आपको पता ही है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, जापान वाला एरिया और ये चाइना वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, और यहाँ पर अर्जेंटीना वगैरह है। ये चीज़ जो है हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। तो ये कह रहा है जो अल नीनो का टाइम होता है तो हमें पता है अल नीनो में अर्जेंटीना वाले रीजन में, चिली वाले रीजन में क्या होता है, यहाँ पर हॉट कंडीशन बन जाती है। इक्वाडोर वाले रीजन में, ये इक्वाडोर है, ये पनामा वगैरह जो चीज़ें हैं, ठीक है, हॉट कंडीशन बन जाती है, ये कूलर एरिया हो जाता है। तो कह रहा है जब अल नीनो की कंडीशन होती है तो इंडियन ओशियन डाइपोल, जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होता है, वो हमारे
इंडिया में बारिश करवाता है। देखो ये कूलर एरिया हो गया, इन्होंने ये समझाया, वही चीज़ समझाई जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कूलर देन नॉर्मल हो गया, ये कूलर एरिया हो गया, और ये वार्मर हो गया, वार्मर देन। अब क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो कूल हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हैं। एयर सर्कुलेशन जो है यहाँ टकराता है, अफ्रीका के रीजन में बारिश होती है, और यही ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन, अल नीनो की कंडीशन में इंडियन ओशियन डाइपोल जब पॉजिटिव होता है तो ये हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में बारिश करवाने में हेल्प करता है। देखो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग अल नीनो द वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक इज कूलर देन नॉर्मल, वो तो चीज़ हमें पता ही है, कूलर होता है। बिकॉज ऑफ विच द इंडियन ओशियन साइड आल्सो गेट कूलर, हमारे पता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडियन ओशियन कूलर हो जाता है, इससे हमारे यहाँ बारिश कम होती है। मगर कह रहा है कि इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव हो जाता है, और इंडियन ओशियन डाइपोल ही जो थोड़ी बहुत बारिश होती है, इतनी मजबूत बारिश नहीं हो पाती है जो ला नीना में होती है, जो नॉर्मल कंडीशन में होती है। अल नीनो में इंडियन ओशियन डाइपोल ही थोड़ी बहुत बारिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सिमिलरली नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल एसोसिएटेड विद ला नीना। मैंने आपको बताया कि ला नीना की कंडीशन इसीलिए मैंने बता दी थी कि ला नीना में क्या होता है, ये एरिया वार्मर हो जाता है। मैंने डबल डिप ला नीना आपको बताया क्या होता है, ला नीना में बहुत अच्छा साउथ वेस्ट मानसून आता है, ऐसे एयर सर्कुलेशन होता है, हवाएं चलती हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टकराती हैं, यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर आता है। ये साउथ वेस्ट मानसून बहुत स्ट्रांग होता है, निगेटिव। मगर क्या कह रहे हैं कि निगेटिव, जब इंडियन ओशियन डाइपोल निगेटिव होगा तो ईस्टर्न साइड में बारिश ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न साइड। बस ये फर्क है। यहाँ क्या होगा, जो ईस्टर्न एरिया है, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, और ये अरेबियन सी वाला एरिया, तो अरेबियन सी में बारिश कम होगी और बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में बारिश ज़्यादा होगी। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, आपको यही चीज़ याद रखना है। सॉरी, ला नीना की कंडीशन में निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल बनता है, और इस कंडीशन में अफ्रीकन कोस्ट पे बारिश कम होती है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट जो है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ज़्यादा होती है। जबकि अल नीनो में पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल बनता है, और पॉजिटिव कंडीशन में हमारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो एरिया है हमारा अरेबियन सी वाला, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। पॉजिटिव आईओडी हेल्प रेनफॉल अलॉन्ग द अफ्रीकन कोस्ट एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाइल सुप्रेसिंग इट इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन एंड अपोजिट ड्यूरिंग द नेगेटिव आईओडी। वही चीज़ समझाइए। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो रिवाइज कीजिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसकी वीडियो आपको अलग बना कर देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम में ना किसी तरह से पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि साइक्लोन की कंडीशन जो हो गई है वो अरब एरिया में बढ़ गई। देखो मैंने ये पुराना आर्टिकल उठाया है, क्यों उठाया है इसको बताने के लिए। रिसेंटली क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में कि अरेबियन सी में क्या रीज़न है कि बहुत ज़्यादा साइक्लोन की कंडीशन बढ़ गई है। देखो क्या कह रहे हैं, साइक्लोन बिपरजॉय जो अर्लियर पाकिस्तान को हिट करने वाला था, मगर इसकी डायरेक्शन अब हमारे इंडिया की तरफ हो गई है, जिससे लैंडफॉल एक्सपेक्टेड है जून 15 तक। मतलब मैंने पुराना आर्टिकल आपको समझा रहा हूँ, मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ कि अरेबियन सी में क्यों ज़्यादा साइक्लोन आने लगे। देखो अगला पॉइंट कह रहा है, साइक्लोन इन अरेबियन सी यूजुअली डू नॉट मूव टूवर्ड इंडियन कोस्ट। मतलब जब भी अरेबियन, देखो ये इंडियन मैप है, इंडिया का मैप है ये। अब इंडिया के मैप में ये इंडिया का मैप है, अब ये अरेबियन सी है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। कह रहे हैं जब भी कोई साइक्लोन आता है तो वो ऐसे नहीं मुड़ता है इंडिया की तरफ, मोस्टली साइक्लोन जो होते हैं वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मुड़ जाते हैं। मगर रिसेंटली क्या हो रहा है ये देखने में आ रहा है कि साइक्लोन की इंटेंसिटी चेंज होती जा रही है। मोर देन 75% मूव नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न विथ ट्रेजेक्टरी डायरेक्टेड टूवर्ड पाकिस्तान। मतलब ये होता था ईरान ओमान, मगर रिसेंटली क्या हुआ है,
52% इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म इन अरेबियन सी, मेकिंग इंडियन वेस्ट कोस्ट मोर वल्नरेबल। मतलब क्या हो रहा है कि साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 52% बढ़ गई है 2001 से 19 तक, मतलब 20 सालों में लगभग 52% बढ़ गई है, और जिससे हमारा वेस्टर्न कोस्ट जो है, अरेबियन सी वाला कोस्ट जो है वो वल्नरेबल हो गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, साइक्लोन स्टॉर्म इंक्रीजेज इन अरेबियन सी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीलिम्स के द्वारा जरूर पूछा जाएगा कि क्या रीज़न है कि अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा साइक्लोन बढ़ रहे हैं। पहली बात क्या है, वार्मिंग ऑफ बोथ सी सरफेस टेम्परेचर एंड डीपर वाटर इन अरेबियन सी। मतलब अरेबियन सी में क्या हो रहा है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये अरेबियन सी में सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और नीचे वाला टेम्परेचर है डीप वाटर, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से वार्म हो रहा है। और वार्म कंडीशन क्या है, जो फेवरेबल होती हैं साइक्लोन के लिए। आपको पता ही है साइक्लोन के लिए क्या चाहिए होता है, वार्म कंडीशन चाहिए होती है, ये पानी को यहाँ पर उभारती है, इसकी वजह से क्या होता है, एक जो है यहाँ पर ये जाकर ठंडा होता है, यहाँ पर गर्म कंडीशन की वजह से वाष्प ऊपर उठती है, जब वाष्प ऊपर उठती है तो यहाँ पर साइक्लोन की कंडीशन बनती है। क्या करता है, ये इंटरनल आई की तरफ को मुड़ने लगता है और ये नॉर्थन डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है यहाँ पर, और जबकि साउथ ऑफ इक्वेटर क्लॉकवाइज घूमने लगता है। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर के लेक्चर में। साइक्लोन का आर्टिकल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर क्लियर कर दूंगा, अभी आप केवल ये सुनिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अल नीनो मॉडेस्की, नया वर्ड आ गया, अल नीनो मॉडेस्की फेनोमेना विच मेक्स कंडीशन कंड्यूसिव फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन ओवर अरेबियन सी। कह रहे हैं ये अल नीनो मॉडेस्की की कंडीशन जो है, इसकी वजह से भी दूसरा रीज़न बता रहे हैं कि इसकी वजह से भी अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा साइक्लोन आने लगे हैं। देखो अल नीनो मॉडेस्की क्या कह रहे हैं, वार्म मॉइस्ट कंडीशन इन सेंट्रल पैसिफिक एंड ड्राई कोल्ड कंडीशन ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक। देखो कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, ये हमारा अर्जेंटीना वगैरह इक्वाडोर वगैरह है, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन हो गया, ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन हो गया, अर्जेंटीना इक्वाडोर पनामा, ठीक है। अब कह रहा है कि अल नीनो मॉडेस्की की कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन तो वार्म हो जाता है, मगर जो साइड के एरियाज हैं ये वाले, ये दोनों कूल हो जाते हैं, जबकि अल नीनो में ये हॉट रहता है और ये कूल रहता है। जबकि अल नीनो मॉडेस्की में क्या होता है कि ये भी कूल होने लगता है और ये भी कूल होने लगता है, सेंट्रल एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, सॉरी हॉट हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्या है, अल नीनो मॉडेस्की की कंडीशन में भी अरेबियन सी में साइक्लोन देखने को मिलते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या हो रहा है, अरेबियन सी में साइक्लोन ज़्यादा आने के पीछे रीज़न क्या है। पहली बात, वार्म हो रहा है सी सरफेस टेम्परेचर और डीपर वाटर अरेबियन सी में। दूसरी चीज़ क्या है, वार्म कंडीशन साइक्लोन को बढ़ावा देती है, क्योंकि वार्म से ही वाष्प ऊपर उठती है और वो साइक्लोन के लिए सरफेस तैयार करती है। और दूसरा रीजन इन्होंने अल नीनो मॉडेस्की बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अल नीनो मॉडेस्की क्या होता है, वार्म मॉइस्ट कंडीशन हो जाती है सेंट्रल पैसिफिक रीजन में और ड्राई कंडीशन हो जाती है ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक में। तो ये हमारे आर्टिकल थे, आपको मैंने अच्छे से डिस्कस किए। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सेल्फ आपको गाइड करूंगा। आपको कोई दिक्कत होगी, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।